आज हमने 3 मौज़ूआत पे बात करनी है। नंबर 1, आज जो इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई है। नंबर 2, ईसीपी का रोल और उनसे आईनी इदारे के हवाले से उनसे तवक्कुआत, उनकी ज़िम्मेदारियाँ। और तीसरी बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आज का दिन खुश आइंद है इस लिहाज से कि कम से कम आज एक तारीख का तयन हो गया सबकी रजामंदी से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और है, और उसके साथ साथ तमाम मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से भी कंसल्टेशन और उनकी कंसेंट लेके आज फैसला भी हो गया और कोर्ट ने उसको ऑर्डर भी कर दिया विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स। मैं समझता हूं कि इस लिहाज से आज का दिन खुश आइंद है। लेकिन साथ ही अफसोस की बात है, हम एक आईनी और जमहूरी रियासत में रहते हुए एक इलेक्शन लेने के लिए पीटीआई को आज तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ा। आइन के मुताबिक इलेक्शन 60 दिन या 90 डेज में होने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से 2 सूबों में, केपी और पंजाब में कोई 13 महीने के बाद इलेक्शन होगा और वेयर एज नेशनल असम्बली सिंध और बलूचिस्तान में 6 महीने के बाद इलेक्शन होगा। अब अगर ये जो तातुल है, ये जो ताखीर है, अगर इस पे किसी को जिम्मेदार न ठहराया गया और कंसर्न वो लोग जिन्होंने आइन की पामाली की, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ, तो ये एक बदनुमा दाग आइन के ऊपर रहेगा और फिर मुस्तकबिल में एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि आइंदा अगर किसी ने ये 13 महीने की बजाय 3 साल बाद इलेक्शन किया तो फिर क्या होगा। और 13 महीने की बजाय अगर 13 साल इलेक्शन न कराया, जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन कराएंगे, और वो 11 साल के लिए नहीं कराया और एक बीच में कराया तो लूला लंगड़ा सा इलेक्शन, तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे भी ज़रूर एक्शन ले, इसलिए कि जब माजी करीब में आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, तो उस वक्त भी ये नहीं गए थे। प्रेसिडेंट ने 9 अप्रैल की पहली तारीख दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको 8 अक्टूबर में कन्वर्ट कर दिया था और 6 महीने हमारे कान पक गए थे कि जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर हवा में तहलील हो गए। फिर आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख रखी थी, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर प्रेसिडेंट ने 6 नवंबर की तारीख को प्रपोज करके भेजा था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की तारीख रखी थी। लेकिन जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये क्रेडिट देते हैं कि उनकी इंटरवेंशन से और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आज ये फैसला आया है, इस लिहाज से खुश आइंद है। लेकिन इस तारीख धब्बे को भी धोना पड़ेगा और उन किरदारों का तयन करके उनको सज़ा भी देनी पड़ेगी। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ एक है, आईनी इदारा है, उनका एहतराम और उनसे जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं, उनको वो समझने की ज़रूरत है। वो अगर कमज़ोरी दिखाएंगे, वो अगर इम्पार्शल नहीं होंगे, पार्शल हो जाएंगे, वो किसी की जानिबदारी शुरू कर देंगे या किसी के हाथों में खिलौना बन जाएंगे, तो अफसोस से कहना पड़ेगा, तो फिर ना उनका एहतराम होगा और उनके ऊपर तनकीद भी होगी, उनके ऊपर मिसट्रस्ट भी होगा। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने 30 अगस्त को इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ आवर एडवोकेट्स, ये तयन किया और ये फैसला सुनाया कि बल्ले का निशान भी होगा और चेयरमैन पीटीआई भी चेयरमैन के ओहदे पे बरकरार रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो फैसला बाहर नहीं आया। आपने कल देखा
चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने अपने उस फैसले को रिकन्फर्म किया मीडिया के सामने, लेकिन रिटर्न में हमारे पास फैसला नहीं पहुंचा। उसका नुकसान क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम और शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। हर दूसरा शख्स ये पूछता है हमसे, मीडिया वाले पूछते हैं, क्या बल्ले का निशान होगा? भाई, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई। इमरान खान फेडरेशन की अलामत है, पीटीआई फेडरेशन की अलामत है। चारों सूबों में जीबी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर पार्टी है तो वो पीटीआई है। अगर मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और फेडरेशन की अलामत को जिस अंदाज से ट्रीट किया जाया है रियासती इदारों की तरफ से, आईनी इदारों की तरफ से, यह काबिल अफसोस है। अगर आपके इलेक्शंस वक्त पे हो जाते तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी, इंतशार, बददिली फैली है, जिससे बिलियन डॉलर्स का आपके मुल्क का नुकसान हुआ है, वो शायद ये रियासती इदारे उसके जिम्मेदार हैं। और शायद वो हम जो अवाम को दलदल में फंस चुकी है, शायद उनको हम निकालने में कामयाब होते अगर आईनी इदारे अपनी ड्यूटीज वक्त पे करते और सही तौर पर करते। और आपने देखा, आज सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कहा कि अगर कोई आईनी शख्सियत अपनी कुर्सी के साथ, अब आइन के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से कासिर है, तो उसको वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए कि एक, आप अवाम के सामने जिम्मेदार हैं और फिर अल्लाह के सामने आप जिम्मेदार हैं, आपने ओथ उठा रखी है। लिहाजा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ अवाम का, वो आपका आइन है। लेकिन बदकिस्मती से आज आइन थियोरेटिकली मौजूद है, लेकिन वो पामाल हो चुका है। बुनियादी इंसानी हुकूक आपके मौजूद हैं, लेकिन मुअत्तल किए जा चुके हैं। बज़ाहिर आपकी जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत के नाम पे तमाशा हो रहा है सुबह शाम। असली जमहूरियत जो होती है वो ये होती है जहां रूल ऑफ लॉ हो। असली जमहूरियत वो होती है कि लोगों को उनके हुकूक मिलें। कभी अगवा किया जाता है, अगवा बराए बयान किया जाता है, कभी उनको मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है, कभी उनको ड्राई क्लीन मशीन के जरिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और किंग्स पार्टी में पहुंचाया जाता है, या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के उनसे पार्टी छुड़वाई जाती है। ये एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स की रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमारी 25 करोड़ आवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज जो तमाशा लगाया जा रहा है, पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क है, आपकी मईशत तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, लोगों के बुनियादी हुकूक को बहाल करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें, लेकिन बदकिस्मती से तमाम निगरान हुकूमतें और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ रियासती इदारे, वो जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए लंदन एग्रीमेंट के मुताबिक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को, पीएमएलएन को फेवर करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए, हालांकि पब्लिक में उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, उसके लिए मरे जा रहे हैं, उसके लिए उल्टे सीधे हुए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको फिर भी उनके खिलाफ मजीद नफरतें फैल रही हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, तमाम रियासती इदारे इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ने अपना जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं
वो उनकी इन हरकतों की वजह से डिस्क्रेडिट हुए हैं। लिहाजा उनको भी चाहिए वो रिकंसिडर करें, क्योंकि आज आपका जो वोटर है 50% से जायद वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और नौजवानों को के नजरियात को डंडे के जोर पे तब्दील नहीं कर सकते। आपने 3 दिन पहले लम्स यूनिवर्सिटी में सवाल और जवाब प्राइम मिनिस्टर से, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से देख लिए। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज अवाम को शऊर हासिल है, आज 2023 है, इसलिए रियासत के साथ, मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। इस मुल्क की अवाम का हक है कि वो अपनी मर्जी से मुंतखब नुमाइंदे इलेक्ट करें, ताकि वो उनको ओनरशिप फील कर सकें, और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो जिम्मेदार होगी, ताकि मुल्क के मसाइल हल कर सकें। कौन होगा इन हालात में, मुझे बताएं, जो इस बददिली के माहौल में, इस रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में, इस बुनियादी हुकूक की मुअत्तली में कौन अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, कौन ओवरसीज अपने पैसे यहां लेकर आएगा, कैसे आपकी मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी अगर वक्त से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया गया। और हमें खतरा है इस बात का। एक बात आपको बता दें, पीटीआई ने अपनी पूरी हिकमत अमली तय कर ली है। हम पाकिस्तान के तमाम सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। इलेक्शन कमीशन से मैं मुतालबा करता हूं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। हमारे प्रपोजर्स, जो कैंडिडेट्स के प्रपोजर सेकेंडर्स होंगे, उनको उठाया जाएगा। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन से मैं पूछता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट आपकी हुक्म की नहीं तामील कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? हुए हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे उनके खिलाफ? क्योंकि आइन का आर्टिकल 220 उनको इजाजत देता है कि तमाम इदारे फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनको फैसिलिटेट करेंगे। लिहाजा आपको अगर तौहीन अदालत इमरान खान के खिलाफ तो नजर आती है, लेकिन क्या आपकी आंख और कान बंद तो नहीं होने चाहिए कि जो तर्ज अमल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, ट्रांसफर ना करने का, और उन इदारों का जो आपके अहकामात की तामील करने की बजाय पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं। पूरे मुल्क में सारी सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं और हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं है। और जो जलसे करने की कोशिश करता है, ना सिर्फ उनको गोलियां मारी जाती हैं, या उनको अगवा कर लिया जाता है, या उनके ऊपर तशद्दुद होता है, या उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान जो आईनी इदारा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें, और जो आपके अहकामात की तामील नहीं कर रहे उनके खिलाफ आप एक्शन लें। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा था एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, कि फवाद हसन फवाद को और बाकी जो PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर्स हैं उनको हटा दिया जाए, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो KPK में पूरे वजीरों को बदल दिया, वो भी 6 महीने के बाद, यानी आपने उस वक्त तक 6 महीने आप सोए रहे। लेकिन जो कुछ तर्ज अमल मोहसिन नकवी पंजाब की गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, वहाँ की जो इंतज़ामिया कर रही है, या जो PMLN से रिलेटेड लोग यहाँ केयर टेकर सेटअप में बैठे हैं, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनके ऊपर एक्शन ले और उनको हटाए और फौरी तौर पर उनको तब्दील करे। और मैं समझता हूँ कि इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है, वो सब आपने देख लिया है। जो सलूक इमरान खान के साथ है वो आपने देख लिया, और जो सलूक मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो भी पूरी कौम देख रही है। आज तारीख लिखी जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है कि हमें आइन और कानून के साथ खड़ा होना है। हमें इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना है, ना कि ये
कि कुछ आपने सुपर लाडले पाल रखे हों और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करें जो कि ना आईनी है ना कानूनी है। थैंक यू। इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देना था। ये मुनासिब तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, लेकिन और कोई हल नहीं था तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसको मैं ज़रा क्लियर वर्ड्स में आपको बता दूं। पीटीआई को एक नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न होने की वजह से हम आपका सिंबल अलाट नहीं करेंगे। उस पर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंटेशन कर दी, उसका जवाब फाइल किया। उसके मोर देन 60 days इज पास्ट। अब 18 तारीख को अक्टूबर को हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर लिया और उनसे गुजारिश की कि मोर देन 41 days इज पास्ट, आप मेहरबानी करके वो डिटेल ऑर्डर दें। ये हमारे लिए एक एंजाइटी है, हमारे वर्करों में, सपोर्टरों में, लीडरशिप में। फिर 60 days के बाद एक और एप्लीकेशन हमने गुजारी और मेंबर सेन से हमने रिक्वेस्ट भी कर ली, मैंने मुलाकात की कि रिक्वेस्ट की। आज हम उनसे फॉर्मली एक अपील करते हैं, आल्दो हमें उम्मीद है कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान जरूर होगा। अब हम ये कहते हैं आज से चूंकि प्रैक्टिकली ये कैंपेन शुरू हुई है, लिहाजा बाय मंडे और ट्यूसडे इलेक्शन कमीशन वो ऑर्डर की कॉपी हमें प्रोवाइड कर दे। शुक्रिया। बता दें, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुतालबा किया था प्रेसिडेंट से कि अगर वो तारीख नहीं देंगे तो उसी तरह जुर्म का इर्तकाब करेंगे जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। लिहाजा आपके ख़िलाफ़ हम कोर्ट में जाने का हक़ महफूज रखते हैं। और दूसरी बात, जब उनको हमने लेटर भी राइटिंग में लिखा था। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म की, चूँकि वो सिर्फ नेशनल असम्बली की डेट देने का हक़ रखते हैं आर्टिकल 48(5) के तहत। बाकी सूबाई असम्बलियों का डेट देने का उनके पास अख्तियार नहीं था, न है। वो पावर लेके पार्लियामेंट ने उसको दे दी थी इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 57(1) के तहत, 57 सब सेक्शन 1 के तहत। लिहाजा उन्होंने ख़त लिख के प्रपोज कर दी डेट और कहा कि सब कंसल्टेशन के साथ करके तो आप ये डेट दे दें। लेकिन टू सम एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उन्होंने पूरी की। लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने ये कहा था आप ही के पास बैठ के कि ये प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। ज़रा उनसे सवाल करें कि आपने किस कैपेसिटी में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे? क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया गया कि आप आए कंसल्टेशन के लिए, जिस मुतकब्बराना अंदाज से उन्होंने कहा कि हम आईनी सरबराह से जिसकी जिम्मेदारी थी डेट दे विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो नहीं गए, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना पसंद किया, तो क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल और 30 अप्रैल की तारीख देती है उनका क्या असर हुआ, वो सब आपके सामने है। जिन्होंने उन अहकामात की हुक्म अदूली की, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखेंगे, अगर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आता है तो सबके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीड होना चाहिए। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। लेट दी सुप्रीम कोर्ट में पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। जी आसिफ भाई, आपने देखा है कि यही जो इंतखाबात का जो केस था, ये आपकी जो पिटीशन थी, ये बनियाल साहब के पास भी लगी हुई थी। उस वक्त भी आपने कोर्ट का मिजाज देखा और पिछले 2 दिनों में भी आपने देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि आप की जमात अब ये नहीं समझती कि रूल ऑफ लॉ के लिए काजी साहब? मैं पहले जवाब दे दूं फिर आप इनसे। ना फेवरेट है ना डिसफेवरेट है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 फैसले किए थे,
उन पे अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई, अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कराया, उनको कराना चाहिए था। लेकिन आज भी आपने देखा तीन फैसले किए। पहला फैसला किया था 1 मार्च का, दूसरा फैसला किया था 4/4 का, और उसके बाद रिपीटेड ऑर्डर्स किए जी आप इसके अमल दरामद करें, लेकिन उनको कंटेम्प्ट पिटीशन प्रोसीड करना चाहिए था। आज के फैसले की भी हम खुशामदीद कहते हैं, उनको भी हमने खुशामदीद कहा था, लेकिन मसला यह था कि आज के फैसले का हमें यह कभी यकीन है कि तमाम कंसर्न फोरम जो हैं आज वो कंसेंट दे गए हैं, लिहाजा अब अगर कोई वायलेट करेंगे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। लेकिन उस वक्त भी हो सकता था, जो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई।